Hi guys, I hope you people are doing well. My name is Shivam Pandey and I welcome you all to this lovely platform of Trishul Defense Academy. आप हमेशा से सुनते आ रहे हो कि कश्मीर डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। सर ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। यूएन में नेहरू जी चले गए, उसी के साथ साथ बार बार वोटिंग की बात होती है, प्लेबिसाइड की बात होती है। हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगते जाते हैं। आज इसी वीडियो में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे ये जितनी भी सारी चीजें, ये जो पूरा बैकग्राउंड है। कहा जाता है कि माउंटबेटन भी आए थे, माउंटबेटन का भी यहाँ पर रोल है। तो क्या हुआ था आजादी के बाद? ऐसा क्या हो गया कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया बन गया? हालांकि मैं पहले एक बात, अपना स्टांस बहुत क्लियर रखना चाहता हूं इस वीडियो में, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग चीजों को आधा ही देखोगे, आधा ही समझोगे। इसलिए मैं पहले बता दूं, कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। एंड पीओके इज ऑल्सो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। पाक अधिकृत कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग था, है और रहेगा। ये मेरा स्टांस है। मैं कंक्लूजन पहले अपना बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि एज अ इंडियन ये चीज बनती भी है। अब आते हैं आजादी पे। 15 अगस्त 1947 यहां पर भारत को आजादी मिली। और जब भारत को आजाद किया गया तो अंग्रेजों ने 40% टेरिटरी ऐसी छोड़ दी जो कि राजा, रजवाड़े या यूं कहिए रियासतों के पास थी। और उन रियासतों को 3 ऑप्शंस यहां पर दिए गए। पहला ऑप्शन कि आप डोमिनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बन जाओ, दूसरा डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बन जाओ, या तीसरा इंडिपेंडेंट रहो, अपना खुद का एक देश बना लो। तो अंग्रेजों ने यहां पर इस तरीके से किया। अगर आप देखोगे तो 565 रियासतें हमें यहां पर देखने के लिए मिलती थी। अगर मैं पाकिस्तान वाले एरिया को हटा भी दूं ना, तो यहां पर 535 रियासतें हमें देखने के लिए मिल जाती थी। अब इन 565 रियासतों में से सारी रियासतें, मैक्सिमम रियासतें भारत के साथ आकर के विलय कर गई। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन पे साइन किया। और ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन था, ये हर रियासतों के लिए सेम था। सेम पॉइंट, सेम क्लॉज, सेम हर चीज लिखी हुई थी कि आपको भारत का अभिन्न अंग बनना है। तो वहां पर हर रियासत ने साइन करी और भारत का हिस्सा बनना शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ जब हम आगे देखें तो यहां पर 3 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने स्वतंत्र रहने की कोशिश करी। पहला जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा जूनागढ़, तीसरा हैदराबाद। अगर मैं यहां पर जूनागढ़ के बारे में बात करूं तो जूनागढ़ का जो राजा थे वो राजा मुस्लिम थे, मतलब रिलीजन उनका इस्लामिक था। और जो जनता थी वो जनता हिंदू डोमिनेटिंग देखने के लिए मिलती थी। जूनागढ़ की मंशा यहां पर यह थी कि वो पाकिस्तान के साथ विलय कर ले, और ऐसा किया भी गया। जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ जाकर के मिल गया। लेकिन अब अगर आप देखोगे इंडिया के मैप में, जो कि मैं आपको यहां पर दिखाना भी चाहूंगा, आप देखिए इंडिया के मैप में गुजरात का जो एरिया था, यहां पर जूनागढ़ हुआ करता था। तो अब जब इस एरिया से, और ये पाकिस्तान इधर था हमारा, ठीक है, पाकिस्तान कहां था? पाकिस्तान हमें देखने के लिए मिलता था इस साइड में। यहां पर हमारे पास क्या था? पाकिस्तान। अगर ये इंडिया है तो यहां पर ये पाकिस्तान है और जूनागढ़ यहां पर था। तो कनेक्टिविटी, भारत के अंदर एक पाकिस्तान बना हुआ था और हिंदू डोमिनेटिंग लोग यहां पर रहते थे। तो लिटरली ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाई कि जूनागढ़ को जोड़ा जाए वहां पर। तो इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल यहां पर बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन तरीके से कैरेट एंड स्टिक अप्रोच को समझते हुए और उसको लागू करते हुए जूनागढ़ में एक, कह सकते हैं, काइंड ऑफ क्रांति हुई। और क्रांति होने के बाद जूनागढ़ में प्लेबिसाइड करवाया गया। जनता से पूछा गया कि आपको भारत के साथ रहना है या फिर पाकिस्तान के साथ रहना है। जब शांति हुई, क्योंकि राजा तो भाग करके पाकिस्तान चला गया। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर जनता ने, अधिकांश जनता ने, या यूं कहिए 50% से भी ज्यादा, 51% से भी ज्यादा जनता ने यह कहा कि हमें भारत के साथ रहना और भारत का अभिन्न अंग बन करके रहना है। और हैदराबाद यहां पर इन चीजों को देख रहा था। हैदराबाद ने भी यहां पर देखा कि भाई साहब जूनागढ़ में क्या कंडीशन हुई है, किस तरीके से जूनागढ़ के साथ स्टिक अप्रोच को लिया गया। तो जूनागढ़ के साथ जब स्टिक अप्रोच
हमारे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर अपनाई, तो हैदराबाद ने भी यहाँ पर सोचा कि भाई हमारे साथ ये चीजें ना हो, क्योंकि हैदराबाद का भी कहीं ना कहीं मन था कि वो जाकर के डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, क्योंकि वहां पर भी सेम कंडीशंस हमें देखने के लिए मिल रही थी। तो हैदराबाद ने यहां पर यह कहा कि भाई अभी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन करते हैं। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या था कि 1 साल तक के लिए जो सिचुएशन जैसी है हम उसी पे ही रहेंगे, हम ना तो पाकिस्तान के साथ मिलेंगे ना तो इंडिया के साथ मिलेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे फॉर 1 ईयर। 1 साल के बाद देखेंगे क्या करना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज ओके विद दिस। क्यों? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना सारा का सारा ध्यान किधर देना था, कश्मीर की तरफ देखना था कि कश्मीर में कैसे हो रहा है, कश्मीर में किस तरीके से चीजों को कंट्रोल करना है। अब राजा हरि सिंह वॉज अ हिंदू रूलर और जम्मू एंड कश्मीर की मैक्सिमम पॉपुलेशन इस्लाम को फॉलो करती थी। तो इस वजह से राजा हरि सिंह ने बोला कि अगर मैं पाकिस्तान के साथ विलय करूंगा तो वहां पर एक हिंदू रूलर का सरवाइव करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और अगर मैं भारत के साथ जाऊंगा तो भारत में चुनाव होंगे, वोटिंग होगी, डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है, तो मेरा तो राजपाट खत्म हो जाएगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, राजा हरि सिंह गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। पाकिस्तान में बैक एंड पे, अच्छा एक चीज यहां पर और याद रखिएगा, जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, इन ब्रिटिशर्स ने दोनों देशों के जो आर्मी के चीफ, आर्मी के कमांडर हुआ करते थे, वो अंग्रेजों को ही बनाया, क्योंकि अगर अंग्रेज ना बनते आर्मी के कमांडर तो यहां पर और भी कई सारे युद्ध हो सकते थे, और दोनों देशों के आर्मी के कमांडर अंग्रेज हुआ करते थे। पाकिस्तान ने यहां पर अपने सिविलियंस की एक फौज तैयार करी, आजाद पाकिस्तान करके इस फौज का नाम था, ठीक है। इस वाहियात फौज का नाम भी लेना उचित नहीं समझता हूं मैं, ठीक है, याद रखना भी उचित नहीं समझता। अब जब ये फौज यहां पर सिविलियंस की तैयार हुई और इस फौज को वहां की पश्तून ट्राइब या पख्तून ट्राइब, इसका भी सपोर्ट था, सिविलियंस ड्रेस पहनी, और इवन इस फौज में अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान के ही आर्मी भी यहां पर इंक्लूडेड थी। हालांकि अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं तो दोनों कमांडर, दोनों देश के जो कमांडर थे, उन्होंने यहां पर मना कर दिया था कि हम दोनों अपनी अपनी आर्मी को, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, हम अपनी आर्मी को जम्मू एंड कश्मीर में नहीं भेजेंगे ऑफिशियली। और इंडिया का स्टांस तो बहुत क्लियर था, क्योंकि माउंटबेटन ने यहां पर कह दिया। तो राजा हरि सिंह को जब इसके बारे में पता चला कि पाकिस्तान इज गोइंग टू अटैक ओवर देम विद आजाद पाकिस्तानी फौज, जो उनकी एक सेना हुआ करती थी, उसके साथ अटैक करेंगे, तो राजा हरि सिंह तुरंत भारत आए और भारत से मदद लेने की कोशिश की। तो माउंटबेटन ने और हमारे आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहां पर यह कहा कि देखो सर, आप अगर हमसे हेल्प मांग रहे हो तो हम अपनी आर्मी नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि हम अटैक करने के लिए अपनी आर्मी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहां पर डिफेंस पर्पस के लिए अपनी आर्मी का इस्तेमाल जरूर कर सकते, और आप हमारे इंटीग्रल हिस्सा नहीं हो, तो इसलिए हम डिफेंस पर्पस के लिए भी अपनी आर्मी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी आर सो सॉरी। तो राजा हरि सिंह ने बोला ठीक है भाई, करना क्या है। तो उन्होंने बोला ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन है, जो बाकी 565 रियासतों के साथ हमने यहां पर साइन किया है, वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन आपको भी साइन करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया। भाई साहब, वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन हुआ था जो यहां पर हमने बाकी की रियासतों के साथ साइन किया था। अब यहां पर क्या होता है, तुरंत राजा हरि सिंह उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन पे साइन करते हैं। फिर हमारी इंडियन आर्मी तुरंत जाती है और डिफेंसिव फोर्स की तरीके से वर्क करना शुरू करती है। और पाकिस्तान को, क्योंकि ये श्रीनगर तक आ गए थे, है ना, श्रीनगर तक पहुंचने वाले थे, तुरंत पाकिस्तानी फौज को हमने वापस भेज दिया। और एक्चुअली गलती यहां पर क्या होने लगी, हमारे लीडर से। अब उसी समय हाल ही में यूएन की फॉर्मेशन हुई, तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ये कह दिया कि जैसे ही शांति बनेगी, और शांति बनते के साथ ही यहां पर हम क्या करवाएंगे, एक प्लेबिसाइड करवाएंगे, यानी कि जनता से पूछेंगे कि आप क्या चाहते हो, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये पहुंच गए यूएन। तो ये दो गलती यहां पर हो गई थी। अब देखो, हम भी नए नए आजाद हुए थे, तो इस वजह से ये बचकानी चीजें होना लाजमी थी, क्योंकि इन गलतियां इंसानों से होती। अब यूनाइटेड नेशन ने यहां पर 3 चीजें कही। पहली चीज ये कहा गया कि जो जहां पर भी है वहीं पे एज इट इज मेंटेन हो जाए, है ना। एक बात तो ये यहां पर बताई गई कि आपका जो जो सा एरिया है, आप अपने पर्टिकुलर उसी एरिया पे जाकर के काबिज हो जाओ, वहीं पे जाकर के रुक जाओ, उससे आगे मत बढ़ो। दूसरी बात, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान
कंप्लीटली कश्मीर को खाली कर दें और फिर धीरे धीरे इंडिया जो है वो अपनी फोर्सेस को पीछे लेके जाएगा। और फिर उसके बाद हम तीसरी चीज जनता से वहां पर रेफरेंडम या प्लेबिसाइट करवाएंगे, पूछेंगे जनता से कि आप किसके साथ रहना चाहो। अब कंडीशन यहां पर क्या है, जिन्ना जो था, जिन्ना ने यहां पर देखा था जूनागढ़ में प्लेबिसाइट हुआ, तो जिन्ना को यह लगता था कि मेजॉरिटी ऑफ जो लोग होंगे वो क्या कर देंगे, वो पाकिस्तान के साथ रहने के लिए राजी कर जाएंगे। तो जिन्ना यहां प्लेबिसाइट के लिए था और नेहरू जी ने भी यहां पर यही चीज कही। अच्छा, मैं एज अ इंडियन होने के नाते कोई भी चीजें ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स को तोड़ मरोड़ के पोर्ट्रे करूं। आप मेरी कही हर एक बात को यूएन के डॉक्यूमेंट से मैच कर सकते हो, एज इट इज यही बातें यहां पर लिखी गई। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहां पर कोई भी फोर्सेस, ना तो इंडिया ना तो पाकिस्तान, पीछे हटने को तैयार नहीं। हालांकि पाकिस्तान को यहां से पीछे हटना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान यहां पर हटने को तैयार नहीं, क्योंकि पहले पाकिस्तान हटेगा, उसके बाद फिर इंडिया यहां से पीछे आएगा, फिर यहां पर प्लेबिसाइट होगा। लेकिन अगर हम आज के डेट में देखें, पीओके में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन हमें देखने के लिए मिलती है, उस मैक्सिमम पॉपुलेशन जो ओरिजिनल हुआ करती थी, ओरिजिनल इस्लामिक पॉपुलेशन एट 1947, उसको पाकिस्तानियों ने खत्म कर दिया है और अपने पाकिस्तानी सिटीजन्स वहां पर ला करके डिप्लॉय कर दिए। तो पाकिस्तानी सिटीजन्स ऑब्वियस सी बात है किसके फेवर में वोट देंगे, वो वोट देंगे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के फेवर में। इंडिया का कंसर्न यहां पर यह है कि आप पीओके में रेफरेंडम करवाओ, पाकिस्तान ये कहता है कि आप पूरे कश्मीर में रेफरेंडम करवाओ। तो कश्मीर तो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, हम वहां पर रेफरेंडम क्यों करवाएं? तो कंप्लीट इशू यहां पर है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज और बताऊं, पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर के सिटीजन से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान अपनी वाटर नीड को यहां पर सिक्योर करना चाहता है। अब वो कैसे करना चाहता है, इस स्टोरी का अगर आप सेकंड पार्ट जानना चाहते हो तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो आज के लिए यहां पर इतना ही रखते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू पीपल एंजॉय दिस लेक्चर। आपको ये चीज, ये छोटी सी एक कहानी सुनने में मजा आया होगा, कुछ इंटरेस्टिंग आपको जरूर जानने के लिए मिला होगा। तो चलिए आज के लिए इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। टिल देन, बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच गाइस, बाय। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।